बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग और मैं हूं कमर सोहरवर्दी। हमने इससे पहले आपको एक ये वीडियो बना के दी थी जिसमें हमने बताया कि पेपर के बारे में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और इम्तिहान से एक महीना पहले से आप कैसे बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। मैंने इन वीडियोस के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। पुराने पर्चे जो बीकॉम के थे उनसे हमने ये देखा कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो अहम हैं और उसकी लॉजिक क्या है वो भी हमने बताया। ये किसी भी गैस से ज़्यादा कामयाब गैस साबित होता है। हमने फिर इन पेपर्स में से 3 टॉपिक्स पे FOH, CGS और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट पर हमने जो है वो जितने पास पेपर थे 13 पेपर बनते हैं, 13 के 13 हमने हल करके समझाए। फिर हमने इसी तरह एडवांस अकाउंटिंग का एनालिसिस करके बताया कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो अहम हैं और उनमें से कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। और फिर हमने जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट एंड लॉस, वो हमने बनाया और उसके पेपर जो पास पेपर हैं वो हल कर दिए। फिर हमने रेशो एनालिसिस आपको दिए और उस पे हमने आपको उस कहने के थोड़ा लेक्चर भी दे दिए कि ये इनका मकसद क्या होता है या कैसे कैलकुलेट होती हैं। अब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है वो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है, अगर हम अपना जो ये एनालिसिस है उसको एक नज़र देखें, आपने देखा कि हमारे पास जो फाइनल अकाउंट्स हैं उनमें भी कंटिन्यूस आता है, कोई एब्सेंस नहीं है, सारे आते हैं। और रेशो में ये एब्सेंस है, अदरवाइज़ कंटिन्यूसली आता है, तो इसका मतलब है कि अब चांस ज़्यादा है इसके आने का। उसके बाद अब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ एक दफ़ा ये मिसिंग है और इस साल में 2 दफ़ा सवाल आया हुआ है। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के सारे सवाल जो हैं वो हल कर लिए हैं। अब ये मुनासिब वक्फे के जो हैं हम 2-3 लेक्चर इसके बनाए और आपको ये सारा बता देंगे। इसके बाद ये ब्रांच अकाउंट और कंसाइनमेंट अकाउंट ये जो है मिलते जुलते हैं, या हम ये कर देंगे या हम ये हायर परचेज़ कर देंगे। ठीक है, ये बहरहाल तीनों चीज़ें हम कर देंगे। उससे आपके सारे सवाल जो हैं वो कोई भी पेपर आप उठाएंगे आपका पेपर हल होगा इंशाल्लाह, और नेक्स्ट आने वाला पेपर भी हल होगा। कमिंग टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये मैंने घर बनवाया तो उसकी मैंने जो पेमेंट पैटर्न रखा है, इसका रेलिवेंस है, ये मैं रेलिवेंस आगे जाके आपको बताऊंगा। ये ज़रा समझें ज़रा, ये चूँकि प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल है तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो मुझे किसी तजर्बाकार ठेकेदार ने बताया कि जी आपने क्या करना है कि लेंटर पड़ने तक 50% से ज़्यादा पेमेंट नहीं देनी। लेंटर पड़ने तक अगर आप 50% से ज़्यादा पेमेंट देंगे तो आप नीचे लग जाएंगे और ठेकेदार डोमिनेटिंग हो जाएगा। हम जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करने जा रहे हैं ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं, और फिर ये है कि ये कंपनी बेस हमने कॉन्सेप्ट रखना है। ये लोकल बेस घरेलू किस्म का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नहीं होता। ठीक है, ये ओवरऑल जो है कंपनी बेस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है। ठीक है, तो हमने जो पेमेंट टर्म्स तय की उसमें यह था कि जी डैम्प पड़ेगा तो 10% जो है वो बुनियादें खोदनी हैं, और डैम्प तक जब डैम्प पड़ जाएगा तो 10% पेमेंट होगी। डोर हाइट तक जब वॉल्स हो जाएंगी तो फिर 10% होगी, जब दीवारें मुकम्मल हो जाएंगी तो फिर 10% होगी, और जिस दिन लेंटर पड़ेगा, लेंटर की शटरिंग वटरिंग लेंटर पड़ जाएगा, 15% हम उस दिन देंगे। तो इस तरह लेंटर पड़ने तक हम 45% जो है वो पे कर चुके होंगे। इसमें यह भी है कि जी आप जो ठेकेदार है वो कहता है जी 15,000 20,000, वो परसेंटेज में नहीं बात करता, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ परसेंटेज बन भी सकती है। मैंने जो घर बनाया वो फ़र्ज़ करो अगर 10,000 स्क्वायर फुट है तो उसकी मतलब एक प्राइस है 200 रुपये पर स्क्वायर फुट लेबर रेट है, तो उसकी एक टोटल वैल्यू बन जाती है। वो मुझे कहता है जी 5%, 10%, जितने भी पैसे मांगता है कि जी ये 20,000, 40,000, 50,000 मुझे जो है वो दे दें, और ये जो मेरी पेमेंट्स आएंगी लेंटर तक उसमें से मैं ये 5 किस्तों में या 4 किस्तों में ये कटवा दूँगा।
ये 4 किस्तें बनती हैं, तो हर किस्त में मैं 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार ऐसे कटवा दूंगा, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसको हम कहते हैं जिसे कहते हैं ना साइट सेटअप कास्ट, कि जो उसने वहाँ चीज़ें मूव करनी हैं। ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, अगर पुल बन रहा है, कोई बड़ी चीज़, मतलब ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ठीक है, तो उनके लिए वहाँ चीज़ें मूव करना और चीज़ों को हायर करना, वो साइट सेटअप करना, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो वो भी अमूमन गवर्नमेंट से ठेकेदार ले लेते हैं, और गवर्नमेंट मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे वो एडवांस दे देती है, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाए। इनसाइड प्लास्टर, अब ये तो 45% बना। इनसाइड प्लास्टर 10% मिल जाएगा जी। आउटसाइड पे चूँकि ज़रा कम होता है, ठीक है, तो आउटसाइड प्लास्टर 5% पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। फ्लोर रेडी फॉर टाइलिंग, जिसे कच्चे फर्श कहते हैं, ठीक है, बजरी शजरी डाल के उस पर मतलब कर दिया, तो ये जो है 10% उस पर होगी। और जब टाइलिंग लग जाएगी तो 10% उस पर होगी। फिर बाथ सैनिटरी और वायरिंग वगैरह जो है उसका काम मुकम्मल हो गया, 10% उस पर हो जाएगी। तो इस तरह 90% हमने उनको दे दिया। बाकी छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं, ये बाहर ओपन एयर में या कहीं जो कवर्ड एरिया से बाहर का काम है, इस तरह के छोटे छोटे काम जो हैं उनका जो है वो कहते हैं एक्स्ट्रा वर्क। अब हम चूँकि बहुत डिटेल में इसको डिस्कस नहीं कर रहे कॉन्ट्रैक्ट को, मैं सिर्फ पास पेपर हल करने के लिए जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने साल भर पढ़ा हुआ है और आपको पता है चीज़ों का, तो इस पे इंशाल्लाह लेक्चर भी मैं बाद में डिटेल में बनाऊँगा। लेकिन ये अभी आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह ये होता है कि जो कस्टमर है वो पूरी पेमेंट नहीं करता, जितना काम हुआ है उतनी पेमेंट नहीं कर रहा, कि कहीं ठेकेदार दौड़ ही ना जाए, या मतलब वो काम की क्वालिटी में डंडी ना मारे, ठीक है। तो ये हमने 90% पे कर दिया, 10%। तो हम जब कहेंगे 90% पेमेंट है वर्क सर्टिफाइड की और 80% पेमेंट है वर्क सर्टिफाइड की, तो वो एक्चुअली ये प्रोसेस होता है। अब ये है कि हम प्रॉफिट का जो है वो आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह सकते हैं, ठीक है। जितने एक्सपेंस हैं वो यहाँ आपको डेबिट साइड पे नज़र आएंगे, जितने एक्सपेंस हैं, और जिसको हम इनकम या एक्सपेंस रिडक्शन कहेंगे कि जी एक्सपेंस कम हो रहे हैं, वो इस साइड पे आएंगे, ठीक है। इसमें मैंने जो हाईलाइट की हुई हैं ये 3-4 चीज़ें जो राइट साइड पे, ये ठीक है, ये येलो कलर में, ये बैलेंस शीट में जाएंगी आइटम्स। और ये जो मटेरियल रिटर्न टू स्टोर और मटेरियल एट साइट, ठीक है, 2 ये चीज़ें हैं और 2 ये चीज़ें हैं, ठीक है। इनको अलग-अलग रंग इसलिए दिया है कि ये मटेरियल से रिलेटेड है, ये प्लांट से। हम आइटम बाई आइटम इनको ज़रा डिस्कस कर लें कि ये हर किस्म का सवाल जो है हमारे इस सवाल से हल हो जाएगा। जितने सवाल मैंने बीकॉम के अभी तक देखे हैं उन सब का ये सवाल जो है वो दारू है। आप अगर कॉन्सेप्ट इस सवाल में समझ लेंगे तो आगे जो है वो सिर्फ फिल इन दी ब्लैंक्स है कि कौन सी रकम कहाँ जानी है, ठीक है। इसमें जब हमने कोई काम शुरू करना है तो उसमें मटेरियल यूज़ होना है। मटेरियल के 3 सोर्स हो सकते हैं कि हेड ऑफिस ने अपने स्टोर से चीज़ें भेजी हैं, ठीक है, या कस्टमर ने अपने पास से चीज़ें दे दी हैं, या हमने मटेरियल साइट पे ख़ुद ख़रीदा है। तो जो भी सूरत हो ये हमारी एक लागत है, ये यहाँ आ जाएगी। लेबर जो है वो अमूमन उन्होंने एक लिस्ट में भी दी हुई होती है कि जी इतनी लेबर है, और बाद में एक एडजस्टमेंट की सूरत में भी दी हुई होती है कि इतनी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग से हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, और दूसरी तरफ इसका दूसरा क्रेडिट इफ़ेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट की एंट्रीज़ जो हैं वहाँ यहाँ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे वो ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस हो, उसमें सारी आइटम्स मौजूद हों। अभी तो हम बैलेंस करके दिखाएंगे आपको, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये बैलेंस शीट में एंट्री जाएगी ये वाली। फिर इसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंस जो हैं वो एक लिस्ट में भी दिए हुए होंगे और एडजस्टमेंट में भी दिए हुए होंगे कि जी इतने आउटस्टैंडिंग हैं, तो ये भी इसका डबल इफ़ेक्ट हो जाएगा।
अब हमारे टोटल एक्सपेंस जो हैं वेजेस के इतने हुए, डायरेक्ट एक्सपेंस ये हुए थे और ये आउटस्टैंडिंग थे, तो ये भी हमारे एक्सपेंस थे, तो ये सारे हो गए एक्सपेंस। अब प्लांट जो है ना, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। आपको याद हो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन को एज अ एक्सपेंस जो है वो हमेशा ट्रीट किया है। तो यहाँ हम अगर सिर्फ डेप्रिसिएशन लिख लें तो हमारा मकसद पूरा होता है। ये आप अगर देखेंगे कि इस साइड पे जो प्लांट आ रही हैं एंट्रियाँ 3, उनको और इनको माइनस करेंगे तो डेप्रिसिएशन का ही फ़र्क निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखने से भी हमारा काम बन जाता है कि हम ये एक्सपेंस जो है वो जो इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो प्लांट इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में मसरूफ़ है, उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो इस कॉन्ट्रैक्ट का ही एक्सपेंस है, वो यहाँ हम ला के रख देंगे। ठीक है, तो ये हैं हमारे सारे एक्सपेंस। इन एक्सपेंसेस में कुछ चीज़ें हमारी जो हैं वो इनको कम करती हैं। जैसे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम माइनस करते हैं। भाई 1 लाख का या जितने का भी ये बनता है, कितने का है जी? 1,30,40 1,44,000 का मटेरियल है। उसमें से उसने कहा कि 1,44,000 में से 1,500 का मटेरियल जो है वो हमने वापस स्टोर को भेज दिया। हमने एक्सपेंस को माइनस करना है, ये हमने इधर कर दिया। ठीक है, हम इसका एक ट्रीटमेंट इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ ये टोटल करके उसमें से माइनस करके तो इधर नेट वैल्यू लिख दें, तब भी यही बात होगी कि ये हमने स्टोर को वापस भेज दिया। तो इसकी एंट्री क्या है कि एक साइड पे ये जो है वो क्रेडिट हो रहा है और हमारी बैलेंस शीट में एज अ एसेट ये डेबिट हो रहा है। हमारा मटेरियल जो है वो बढ़ रहा है एज अ एसेट, और यहाँ हम जो है अपने एक्सपेंस को, इन एक्सपेंसेस को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये मटेरियल जो है, मटेरियल का एक्सपेंस जो है वो इससे कम हो रहा है। फिर मटेरियल लॉस हो गया, तो लॉस ऑफ मटेरियल और लॉस ऑफ प्लांट, इस पे मैं फिर अलहदा से आपसे डिस्कस करता हूँ। लेकिन मटेरियल लॉस हो गया, वो भी हमारा इस एक्सपेंस को कम करता है। चलें यही हम डिस्कस कर लेते हैं क्यों कम करता है। हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों ले जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के टोटल प्रॉफिट लॉस में क्यों नहीं लेके जाते। हमें बता रहा है कि यहाँ हमें लॉक प्रॉफिट हुआ है इस ट्रीटमेंट से। अगर हम ये लॉस यहाँ कम ना करें तो हमारा ये प्रॉफिट कम हो जाएगा। मतलब 3,000 का ये लॉस है और प्लांट है लास्ट एट साइट 5,000 का, ये 8,000 कम हो जाएगा, तो ये 92,000 रह जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब हम कोई टेंडर बढ़ रहे होंगे, कुछ रेट दे रहे होंगे, तो हम कहेंगे कि यार उसमें से हमें लाख प्रॉफिट होना चाहिए था, हमें 92,000 हुआ था, हम रेट अपना जो है प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बढ़ा देंगे। तो प्राइस बढ़ने की वजह से, ये 8% प्राइस बढ़ने की वजह से हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो हमारी गफलत से लॉस हुआ, ये नॉर्मल लॉस नहीं है। ठीक है, तो जो नॉर्मल लॉस नहीं है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे ताकि कॉन्ट्रैक्ट पे इसका बोझ ना पड़े। अल्टीमेटली तो उसने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट होना है। मैंने इसका अलहदा से शीट बनाई हुई है, आपको उस पर समझाता हूँ, लेकिन हम इसमें ट्रीट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ एक्सपेंस रिड्यूस कर रहा है, यानी क्या कर रहा है कि यहाँ ये क्रेडिट हो रहा है और डेबिट कहाँ हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में, वहाँ एज अ एक्सपेंस एक ट्रीट हो रहा है और जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसको कम कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, ये मटेरियल जो है इसकी 3 एंट्रियाँ जो हैं वो हमें मिलती हैं। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर यहाँ आ जाएगा, हमारे मटेरियल की कास्ट कम कर रहा है। मटेरियल लॉस वो यहाँ आ जाएगा। मटेरियल एट साइट, मटेरियल जो यहाँ मौजूद है वो भी हमारा एक्सपेंस तो नहीं है ना, हमारा एसेट है, हम इसको बेच सकते हैं, हम वापस ला के रख सकते हैं। फर्ज करो टाइलें हैं, कोई सीमेंट है, बजरी है, कोई सरिया है, कोई जिसे कहते हैं टूटियाँ हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो हम नेक्स्ट साइट पे यूज़ कर सकते हैं या इसको बेच सकते हैं। तो हम उसको भी अपने स्टोर में ले आएंगे और ये हमारा नेट है। अच्छा जी, अब जो प्लांट है, प्लांट की भी 3 एंट्रियां हैं। एक है प्लांट जो एट साइट है,
ठीक है। एक है प्लांट लॉस्ट एट साइट, ठीक है। ये हम अमूमन सोचेंगे कि ये शुरू में ही है। अगर किसी क्वेश्चन में ये बताया जाए कि ये साल के एंड पे मतलब ज़ाया हुआ और इस पे इतनी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो इसकी भी प्रेजेंटेशन इसी तरह से होगी कि पहले 5,000 लिखेंगे, फिर डेप्रिशिएट करेंगे और नेट वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। और डेप्रिसिएशन जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ एक्सपेंस में आ जाएगी। जब ये 5,000 की बजाय 4,000 लिखा जाएगा तो ये एक्सपेंस बढ़ गया ना 1,000 से, ये एक्सपेंस कम कर रहे हैं 5,000 से, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस हमारा जो है वो कम होके 4,000 का रह जाएगा, लेकिन ये हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। इसी तरह प्लांट जो साइट पर है उसको भी 10% डेप्रिशिएट कर दिया। तो अब एक तो हमारा एक्सपेंस ये बन रहा है 3,000, दूसरा एक्सपेंस ये बन रहा है 500, 3,500 रुपया चाहे आप इधर लिख लें और प्लांट ना लिखें, और 5,000 हमारे एक्सपेंस को ये कम कर रहा है, ठीक है। ये आप एंट्री डायरेक्ट डाल दें तो प्लांट इधर ना लिखें, यहाँ सिर्फ 3,500 रुपया लिख दें, ठीक है। क्या लिख दें? 3,500 रुपया। तो ये आपका प्रॉफिट सेम ही आएगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये आपका कंसेप्ट इससे क्लियर होगा। तो प्लांट की भी तीनों एंट्रियां हमने कर ली, ठीक है। प्लांट एट साइट, लास्ट एट साइट, प्लांट एट साइट और प्लांट रिटर्न टू स्टोर, ठीक है। बाकी हमारा होता है वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड वर्क वो होता है जो इंजीनियर्स आते हैं, वो देखते हैं कि जी यहाँ तक मुकम्मल हो रहा है, लेकिन मिस्त्री तो लगे हुए हैं, वो जब देख के गए हैं उससे शाम तक ही 5-4%, 2% काम जो है वो बढ़ जाता है। जब अगले दिन उन्होंने सर्टिफिकेट लिख के आपको दिया तब तक 5-4% और हो गया। तो जब तक वो आगे डिपार्टमेंट में जाके जमा हुआ तो 5-4% और हो गया। इस तरह से वो कुछ ना कुछ बढ़ता ही जाता है। तो हम कहते हैं कि जब हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमने काम तो 3,20,000 का कर दिया हुआ था, जिसमें से सर्टिफाइड ये है, अनसर्टिफाइड ये है, ठीक है। तो अब हमने इस वैल्यू के अगेंस्ट इस वैल्यू को कंपेयर करना है कि ये हमारे एक्सपेंस हैं और इतने का हम काम कर चुके हैं, ये काम है, ये काम है, और ये एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर रहा है, जो एक्सपेंस हमने यहाँ लिस्ट किए हैं, ठीक है। प्लांट का केस मैंने बता दिया कि प्लांट जो है वो एज एसेट ट्रीट नहीं हो रहा। यहाँ एक्चुअली नेट जो प्लांट का गया इतने का था वापस हमें, यानी हमने 40,000 का दिया था, हमें 27,000 का एक मिला, 4500 का एक मिला, कितने का हो गया जी? 31,500 का, ठीक है। बाकी कितना बचा? 8,500 का जो है यहाँ आना चाहिए, लेकिन उसमें से 5,000 जो है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर दिया है कि वो हमारे पास नहीं है भाई, वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस, वो हेड ऑफिस का लॉस है, उन्होंने चौकीदार नहीं खड़ा किया हुआ था, कोई उठा के ले गया, ठीक है। तो 5,000 जो है वो वहाँ चला गया। तो हमारे पास कितना बचेगा 8,500 में से? 3,500। तो हम यहाँ चाहे 3,500 लिख दें, चाहे यहाँ 8,500, मतलब इस तरह से ट्रीट कर दें, बात एक ही है। तो ये सारी एंट्रियाँ, ये तीनों एंट्रियाँ प्लस ये एंट्री, इसका जो नेट है वो 3,500 ही इफ़ेक्ट आएगा कि हमारे एक्सपेंस कितने हैं? 3,500 के। और इसी तरह ये जो मटेरियल्स हैं ये भी क्लोजिंग स्टॉक की तरह हमारी टोटल एक्सपेंसेस को कम कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है इससे आपको ये पोर्शन सारा समझ आ गया। अब हम इस पोर्शन का टोटल कर लेते हैं, ये टोटल आ गया इसका, और ये ऊपर वालों का जो टोटल है उसके जो फ़र्क है, ये बैलेंसिंग फिगर जो है ये हमारा प्रॉफिट है जो हमारे हिसाब से हमने कमाना है। लेकिन प्रेजेंटेशन के एतबार से अब मैं आपको एक शीट बनाई है हमने प्रॉफिट कैलकुलेशन की। असूल ये है, हम एक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के इंशाल्लाह मैं जब लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाऊँगा तो उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें कहते हैं कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो उसमें एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं प्रूडेंट, कि हम एहतियाती तौर पर रहेंगे, सारा कुछ जो है वो एक्सपोज नहीं कर देंगे फाइनेंशियली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। क्यों?
ये आप मैं किसी उस्ताद की बात सुन रहा था। वो कह रहे हैं जी कि जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं या मैच देख रहे होते हैं, तो पहले 2-4 ओवर में, 10 ओवर में हमें पता नहीं चलता कि अगर 2-3 ओवर्स में 10 की एवरेज से स्कोर पड़ गया, चाहिए थी 5 की एवरेज, तो हम कहेंगे बैटिंग लाइन जीत गई। नहीं जीती। जब तक 10-15 ओवर 20 ओवर नहीं हो जाते, हमें कोई उसकी पिक्चर क्लियर होना शुरू नहीं होती। इसलिए अगर हमें या तो सिचुएशन जो है सवाल में दी हुई हो, लेकिन अगर सिचुएशन ना दी हुई हो तो अकाउंटिंग के जो नॉर्म्स हैं या कन्वेंशंस हैं उसके तहत हमारे लिए क्या है, हम कहते हैं कि हमें जो है वो क्या करना चाहिए कि 25% से अगर कम है, 24.99 से कम, ठीक है, 25% से अगर कम हमने काम किया है तो हम प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस को अभी कुछ नहीं देंगे। जो भी प्रॉफिट है अभी साइड पे पड़ा हुआ है। अब तक की परफॉर्मेंस हमारी ठीक है, हमने गेज कर ली है, ठीक है, लेकिन अभी जो है वो उसमें फ़र्क है, अभी हम इसको चार्ज नहीं कर रहे। ठीक है जी। हम कहते हैं कि जी वर्क डन इज़ लेस देन 50%, बट 25% से एक्सेसिव है, ठीक है, बट मोर देन 25%। वट देन यानी 25 या 25 से ज़्यादा है लेकिन 50 या 50 से कम है, ठीक है, तो हम 1/3 प्रॉफिट जो है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस को दे देंगे। और अगर हमारा काम 50% से 80% के दरमियान हो गया है, 80% से कम है लेकिन 50% से ज़्यादा हो चुका है, तो आप देखें ना, अगर 30-35 ओवर हो गए हैं तो यू कैन बेटर प्रिडिक्ट अबाउट दी, you can say the overall situation of the contract, overall situation of the project, ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे, 2/3 ऑफ द प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस को, मरकज़ी जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है उसको दे देंगे कि लिए ले ये आपके हिस्से का प्रॉफिट आ गया। लेकिन एक और चीज़ है कि यार प्रॉफिट हो गया, हमने अगर मरकज़ियत को दे दिया कि जी ये प्रॉफिट आ गया, और अगर 80% से ज़्यादा हो तो फिर हम कहते हैं कि ये एक एस्टिमेटेड, हमें पता होता है कि जी ये मतलब है 1-2% की चीज़ें रह गई हैं। 15 लाख का प्रॉफिट है, 20 लाख का प्रॉफिट है, तो 10-20 हज़ार का, 50 हज़ार का ख़र्चा रह गया। तो फिर हम ये एक्चुअली हमने कैलकुलेशन से किया। ये अब हम ट्रू पिक्चर ओवरऑल देख लेते हैं, और फिर ये जो प्रॉफिट हमारे पास आता है, जैसे कि इस केस में हमारे पास कितना आया है, 1 लाख। टोटल प्रॉफिट क्या था, 1 लाख, और ये तकरीबन अगर 80% काम था तो हम उसका क्या करते हैं, 2/3 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 2/3, यानी 50 से 80% के दरमियान है ना, तो हम इस प्रॉफिट का 2/3 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस को दे देते हैं। वो बना 66,666, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि भाई जो हमें पेमेंट मिलती है, वो जैसे जो पहली शीट पे मैंने आपको बताया, वो तो 90% ऑफ दी पेमेंट ड्यू बनती है, जितना वर्क सर्टिफाइड होता है उसका 90% मिलता है हमें। तो हम कहते हैं कि इसको हम अगर आपको दे देंगे तो आपने शेयर होल्डर्स को भी बांटना है, वैसे भी खर्चे करने हैं। आपने समझ लिया कि जी इतना प्रॉफिट हो गया है, तो अभी ये हुआ नहीं भाई, अभी इसकी पेमेंट रियलाइज़ नहीं हुई, तो हम एक और रेशो से इस प्रॉफिट को ज़रब देंगे। वो रेशो क्या होगी कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, ये मैंने लिखा हुआ है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये हमें 90% मिली, तो हम इसको 90% से ज़रब दे देंगे। तो अब ये वो फिगर है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में अपना बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देंगे। लेकिन उसके बाद जो इस प्लांट से रिलेटेड बाकी भी खर्चे होंगे, हेड ऑफिस के और चीज़ें भी होंगी और प्रोजेक्ट्स भी होंगे, वो भी सारे इस तरह से भेज देंगे, वो सारे जमा हो गए। और ये अब लाख का क्या डिवीज़न बनी, 60,000 चला गया प्रॉफिट एंड लॉस को, 40,000 चला गया एज आ रिज़र्व। इसका ट्रीटमेंट भी मैं बताता हूँ आपको कि ये हमारे पास साइट पे जो वर्क इन प्रोसेस है उसका अभी हम हिस्सा रखेंगे, उसकी वैल्यू का हिस्सा रखेंगे। इसको हम अभी हेड ऑफिस को मुंतकिल नहीं कर रहे।
अब इसमें से हमने जो प्लांट लॉस हो गया था हमारा और जो मटेरियल लॉस हो गया था एट साइट वो निकाल देंगे। अब बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस कितना इशू शो होगा, 32,000। अगर और कोई हमें अमूमन फिगर नहीं दी होगी क्वेश्चन में तो हमने इस पे बेस करके ये 32,000 प्रॉफिट एंड लॉस में के तौर पर बैलेंस शीट में शो करनी है। ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस की फ़िलासफ़ी और उसका जो है हम इस पे इंशाल्लाह जब डिटेल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करेंगे तो इसको ज़्यादा इलेबोरेट करेंगे और इस पे क्वेश्चन भी हल करेंगे। अब आ जाएं ज़रा बैलेंस शीट पे। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की फ़िगर्स देखें तो हमें जो फ़िगर्स उन्होंने सवाल में दी हुई होंगी उसमें कुछ फ़िगर्स बैलेंस शीट की हमें दी हुई होंगी, कुछ फिगर्स हमें यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस से एज अ एडजस्टमेंट जैसे हमने फाइनल अकाउंट्स में किया था, इनका सेकंड इफ़ेक्ट जो है वहाँ जाएगा। ये एक लाइबिलिटी और एक्सपेंस है, डेबिट हो रहा है एज अ एक्सपेंस तो क्रेडिट होगा एज अ लाइबिलिटी। ये डेबिट हो रहे हैं एज अ एसेट और क्रेडिट हो रहे हैं एज अ रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस या एज अ रेवेन्यू कह लें या जो भी इसका क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट है। इनफैक्ट कि ये एक्सपेंसेस थे उनको हमने रिड्यूस कर दिया, पहले हमने एसेट बनाए हुए थे तो ये एसेट जो हैं वो इतनी वैल्यू के नहीं थे, बाकी जो हैं वो एज अ एक्सपेंस बन गए। जो इनकी ये बैलेंसिंग फिगर्स जो हैं ये चार ये चीज़ें जो हैं इनको दो को हमने एक्सपेंस आउट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल दिया। ये जो हैं वो एज अ बैलेंस शीट आइटम हमारे पास आ जाएंगी। कहाँ? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। ये चार चीज़ें यहाँ से और दो चीज़ें यहाँ से बैलेंस शीट में चली जाएंगी, ये लाइबिलिटी साइड और ये एसेट साइड। अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में अभी तक जो चीज़ें मैंने देखी हैं उसमें शेयर कैपिटल, क्रेडिटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग और कैश एट बैंक, अमूमन ये तीन चार चीज़ें हमें उन्होंने दी होती हैं, ये हमें उनकी लिस्ट से मिली हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हमने कैलकुलेट किया, मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया, ये वहाँ से आया, उसकी वर्किंग दी है। वेजेस आउटस्टैंडिंग और एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ये भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में मैंने आपको मेंशन कर दिया कि ये वहाँ से आ गई। इधर आ जाएं, इधर हमारे पास प्लांट रिटर्न फ्रॉम साइट एक आइटम है, प्लांट एट साइट ये दूसरी आइटम है, ये एज अ एसेट यहाँ आ गए नेट वैल्यू। ठीक है, चाहे आप नेट वैल्यू लिख दें चाहे इस तरह प्रेजेंट कर दें, ये ज़्यादा खूबसूरत प्रेजेंटेशन है। मटेरियल एट साइट हमारा एसेट है, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर ये भी हमारा एसेट है। ये वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस ये कैसे कैलकुलेट की ये मैं आपको भी बता देता हूँ। ये देखें जी, हमारे पास हमने काम हमारे हिसाब से जो कर दिया था, कितनी वैल्यू का था, 3 लाख का सर्टिफाइड था और 20,000 का अनसर्टिफाइड था, इतनी वैल्यू का काम कर दिया था। इसमें से हमने जो कंटीजेंसीज के लिए हमने चीज़ें जो रिज़र्व के तौर पे जो हमारा प्रॉफिट था, अगर इतनी वैल्यू का मान लें तो हमारा प्रॉफिट जो है वो ₹1,00,000 है, लेकिन हमने कहा ना भाई हमारा प्रॉफिट जो है ना वो 60,000 है, 60,000 प्रॉफिट है और इसकी वैल्यू को हमने कम कर दिया है कंटीजेंसीज के लिए जो रिज़र्व है उससे, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेट किया था। ठीक है, जो बाकी की बैलेंसिंग फिगर है या तो हम वो बाकी सारा ही उधर लाइबिलिटी में शो कर दें, एक यही हो सकता है ना कि ₹1,00,000 प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएं और 3,20,000 जो है वो एज अ वर्क इन प्रोसेस शो कर दें अपने इधर जो हमारी बैलेंस शीट की डेबिट साइड है। ठीक है, पैसे हमें कोई नहीं मिले, लेकिन हम उसमें से एक ये चीज़ कम कर देंगे, एक जितने पैसे हमें मिल गए हैं। ठीक है, या इसको अगर आप पहले ले लें तो ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। ये 3,20,000 में से हमें 2,25,000 तो मिल गया, तो 95,000 तो अभी हमारा साइड पे वैल्यू का काम हमने कर दिया हुआ है जो अभी पे नहीं हुआ। ठीक है, तो हम कहते हैं कि 95,000 में से भी हमारा जो 40,000 का काम है वो हम समझ रहे हैं कि अभी उस पर बहुत सारे सवालात हैं, उसको हमने प्रूडेंसी के लिहाज से अभी हम उसको मान नहीं रहे, तो उसको हमने एज अ रिज़र्व फॉर कंटीजेंसीज, जैसे हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते हैं, ये समझें कि वो है क्या, प्रोविजन फॉर एनी मिस हैपनिंग एट द साइट,
ठीक है, उससे हमने वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू को कम कर दिया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स से हम क्या करते हैं, डेटर्स की जो हमारी वैल्यू है उसको कम कर देते हैं। तो यहाँ हम इसकी वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू को कम कर रहे हैं, तो हमारे पास जो नेट वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन बैलेंस शीट फिगर जाएगी वो जाएगी 55,000। तो ये इस तरह से हमारी 55,000 यहाँ आ गया। तो ये फिगर्स कहाँ से आई, उनकी लॉजिक क्या है, और ये जो एंट्रीज़ हमने की उनके डेबिट क्रेडिट इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कैसे आए, जनरल एंट्रीज़ के रूप में अगर एंट्री करनी पड़े तो कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ आपको बता दी हैं। अब हम इससे आगे, अच्छा एक और चीज़ पूछ लेता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो सिर्फ ये होता है कि उसने जब हमें कैश दिया होगा तो हमें क्रेडिट कर दिया होगा, ठीक है, कैश अकाउंट क्रेडिट और हमारे अकाउंट को डेबिट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट हो जाए, ठीक है, पेड टू कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो बैलेंस जो है वो आगे ले जाएगा, ठीक है, अभी हमने उसे पैसे देने हैं, ठीक है। तो ये हमारे नॉर्मल एंट्रीज़ जो हैं वो थ्रू आउट चलती जाएंगी। अब हम ये सवाल स्टार्ट करेंगे, मेरा ख्याल नए सेशन में स्टार्ट करें, आप भी फ्रेश हो जाए।